आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक दहशतगर्दी के वाक़े के ऊपर उसकी ना सिर्फ मज़म्मत करनी है बल्कि कितना बड़ा पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश है, सबसे पहले उसी से आगाज़ करते हैं। DI खान के इलाके में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया और पहले तो वो टिपिकल एक गन अटैक करते थे या कोई बारूद वाली चीज़ फेंक के चले जाते थे, धमाका खेज़ मवाद, लेकिन अब उन्होंने बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की इमारत से हिट की है, जिससे वो इमारत भी ज़मीन बोस हो गई और इस खुदकुश हमले के नतीजे में 25 से ज़ायद, एग्जैक्ट नंबर मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन 25 से ज़ायद सिक्योरिटी के जो जवान हैं उसके अंदर उनकी शहादत हुई। उनके रैंक्स क्या हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं, वो भी डिटेल्स ऑफिशियली जारी होंगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक वाक़या है जिसमें 25 पाकिस्तान के सिपाही, पाकिस्तान के बेटे जो हैं शहीद हुए। इतना अलमनाक है और मेरे ख्याल है कि इससे बड़ा कुछ चैलेंज दुनिया के किसी मुल्क को हो ही नहीं सकता कि रोज़ाना एक या दो ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं रोज़ाना। पहले दरमियान में कमी आ गई थी ज़रबे ऑपरेशन के बाद, जब ये TTP की कमर टूटी थी, ये यहाँ से भागे थे और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर जाकर इन्होंने पनाह ली थी, तो यहाँ थोड़ा सा अमन सुकून हो गया था। लेकिन फिर एक नाकस पॉलिसी जिसमें इन लोगों को वापस आबाद होने के लिए मौका दिया गया, 200 जेलों में बंद लोगों को छोड़ा गया, अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजें वापस चली गईं, अपना असला और गोला बारूद भी छोड़ के चली गईं, तालिबान का टेक ओवर हो गया, TTP जो थी उसमें रीग्रुप कर गई और उसने अपने पाँव ना सिर्फ पाकिस्तानी सरज़मीन पर जमाए, अफ़गानिस्तान से उसको जो मदद मिल रही थी उसके नतीजे में उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और सिविलियन टारगेट्स के ऊपर भी अटैक की जो तादाद भी थी, इंटेंसिटी उसकी वो बढ़ा दी और उसके नतीजे में जो रोज़ाना शहादतें हो रही हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई हैं। पिछले 6 माह के अंदर अगर हम एक एनालिसिस करें तो सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है कि अब लोग पूछते हैं कि क्या इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में इंतखाबी अमल आगे बढ़ेगा। मौलाना फजल रहमान ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और अमीर मुकाम PMLN से वो भी ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह चुके हैं, परवेज़ खट्टक भी ये बातें कह चुके हैं। तो ये सूरत हाल जब आपकी ग्राउंड के ऊपर एग्जिस्ट करती हो तो पाकिस्तान की पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, केयर टेकर सेटअप को भी एक फोकस तरीके से इनको एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं 2007 का कई दफ़ा पहले भी तज़किरा करता हूँ, आज दोबारा तज़किरा करूँगा। 2007 में सूरत हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिट किया जा रहा था, ANP की जो लीडरशिप थी उसको अटैक किया गया, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अटैक किया गया। मोहतरमा जब कराची में थी तो सानिया कारसाज पेश आया, कारसाज के अंदर इतनी बड़ी तबाही हुई थी लेकिन मोहतरमा की अभी ज़िंदगी थी वो उस साने से बच गई। पेशावर में अटैम्प्ट की गई 27 दिसंबर से 2 रोज़ पहले, पेशावर से भी अल्लाह ताला ने उनको बचाया, लेकिन फिर पिंडी के अंदर जाके वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने उनको हिट किया और उनकी शहादत हो गई। तो क्या आज मौका नहीं है कि हम सारे बैठें और एक नेशनल लेवल के ऊपर, इंतखाबात तो होने हैं, आप उससे आंखें बंद करके कहें कि दहशतगर्दी है तो इंतखाबी अमल नहीं होगा, वो तो टाल नहीं सकते आप, क्योंकि मुल्क के अंदर एक सेटअप आएगा, मुंतखब हुकूमत आएगी, तभी आगे बढ़ेंगे। और शायद अगर आपको कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करना है जैसे आपने ज़रब किया था तो उसके लिए भी पॉलिटिकल ओनरशिप इस प्रोसेस की करना ही और होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज बैठें, उस प्रोटोकॉल को तय करें जिसके नतीजे में इंतखाबी अमल आगे बढ़ना है। जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, 100-150 मेन लीडर्स होंगे बड़ी सियासी जमातों के, उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना। अगर एक बड़ा लीडर हिट हो जाए तो मोहतरमा वाले वाक़े के बाद हमने जो खला था वो पूर्ण नहीं कर पाए और जो धचका पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को लगा उसको भी पूर्ण नहीं कर पाए। तो आज समझने का और अपने आप को संभालने का मौका है। जिस ग्रुप का नाम सामने आ रहा है उसका नाम है तहरीक जहाद पाकिस्तान। ये कोई नया ग्रुप है। TTP से ज़्यादा मुंसलिक जो ग्रुप्स हैं वो आमतौर पर सिक्योरिटी वालों को भी पता है और जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो इस इलाके में कवर करती है उनको भी मालूम है। ये रिसेंटली कोई नया नाम सामने आया है और कुछ वाक़यात जो आज से पहले चमन में हुए हैं, स्वात में हुए हैं और बुलान में हुए हैं, उसकी इन्होंने ज़िम्मेदारियाँ कबूल ख़ुद से की हैं, लेकिन एक दो वाक़यात के अंदर इनके फुटप्रिंट्स नहीं हैं, बल्कि वो दाइश वालों ने बाद में उसकी जो क्लेम किया है कि ये हमारे लोग थे, उन्होंने अटैक किया। क्या चीज़ इसके पीछे हो सकती है? हमारे कोई दुश्मन मुल्क भी इसके पीछे हो सकता है, जिसको ये नज़र आ रहा हो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इससे बेहतर मौका हाथ नहीं आएगा। इकॉनमी पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल में है, इलेक्शन का अमल है, अगर हमने 1 या 2 बड़ी कार्रवाइयाँ कर दी तो पाकिस्तान को पाँव लगाने की, संभलने की मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को कभी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि ऐसे किसी ग्रुप की जो फंडिंग है और उसकी सपोर्ट है वो सरहद पार से आ रही हो, और सरहद पार अगर उसकी पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में हो तो फंडिंग उसकी किसी और जगह से भी आ सकती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमारी मेन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी और सिक्योरिटी के इदारों को भी काम करना चाहिए।
दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है वो मेन पॉलिटिकल लीडरशिप की बातें कर रहे हैं, तो उसी तरफ आ जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास सुनहरा मौका है कि वो स्याह वाक़यात जो पाकिस्तानी अदालती तारीख़ का हिस्सा हैं उसको धोना शुरू कर दे सुप्रीम कोर्ट। वो स्याह धब्बे जो हैं उनको साफ़ करे। पहला स्टेप उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन है उसके ऊपर इंसाफ है, ट्रांसपेरेंसी है। वो कैसे आगे बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई को कैसे आगे चलाती है, वो तारीख़ का रुख मुतय्यन करेगी। और अगर काजी फ़ायद ईसा और उनके साथी जजेज़ ने ये काम कर दिखाया तो उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। तीसरी जो खबर है सबसे बड़ी वो नवाज़ शरीफ के हवाले से है। नवाज़ शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस से बरी कर दिया गया। नवाज़ शरीफ की सज़ा का जो अमल था वो मुकम्मल तौर पर गैर शफाफ था। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट या जो जजेस थे जो भी सज़ा के अमल का हिस्सा थे, उन जजेस और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन जनरल्स के गठजोड़ का नतीजा था। ये जजेस और जनरल्स का गठजोड़ का नतीजा ये था कि एक कंट्रोवर्शियल वे में एक इकामा की बुनियाद के ऊपर पहले लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन दी गई, फिर उसी कंट्रोवर्शियल वे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए, एक मॉनिटरिंग जज को तैनात किया गया और उनको सज़ा दे दी गई। कंट्रोवर्शियल क्यों था? क्योंकि इसमें शवाहिद नापैद थे, पूरी तहकीकात की नहीं थी गई। जो JIT बनाई गई थी वाजिद ज़िया की सरबराही में, उसने फैक्ट फाइंडिंग करके एक रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग को जो पाकिस्तान के CRPC के बुनियादी रिक्वायरमेंट है, तकाज़े हैं, उसके मुताबिक बनाने के लिए जितने शवाहिद दरकार थे वो लेते हुए सज़ा के अमल को आगे बढ़ना चाहिए था। पनामा की तहकीकात 450 लोगों के ख़िलाफ़ होनी थी, लेकिन एक नवाज़ शरीफ को निकाल के फिर हमने ठंड प्रोग्राम किया, किसी और को पूछने की जहमत नहीं की। जज अरशद मलिक की जब वो वीडियो लीक हुई और उसके बाद जो तफसीलात सामने आई, उसके बाद ये चीज़ हतमी हो गई और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो बयानात दिए उसने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि पूरे अमल के पीछे 3 या 4 ताकतवर शख्सियात हैं, कुछ जजेस में और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिनका एंड गोल ये था कि नवाज़ शरीफ को उठा के बाहर फेंकना। ये आइंदा इलेक्शन से पहले नून लीग के ना सरबराह हो ना वज़ीर आज़म हो, ताकि इमरान खान या PTI के लिए मैदान खुला मिल जाए। नेक्स्ट जो पिक्चर ये थी कि ये नवाज़ और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से हटेंगे तो अगली बारी जो है वो इमरान खान को मिलेगी। इमरान खान आएंगे तो ये इन दोनों की जो बारियां लगी हुई हैं इनकी बारियां ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ तक तो वो तजर्बा कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद जो खटाई पड़ी, उस खटाई ने सिर्फ पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी वो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में 100-104 के इर्द गिर्द घूमता था, आज 284 पे है। और 284 पे अभी लोग कहते हैं कि ये अभी रोका हुआ है, फ़ौज वाले डंडा चलाते हैं उस वजह से रुका हुआ है, नहीं तो इससे भी आगे चले जाएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ की जितनी सज़ा का अमल गैर शफाफ था और मैनेज था, उतना ही उसकी माफ़ी का अमल भी जो है वो गैर शफाफ है और उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ड्यू प्रोसेस कोई नहीं है। सज़ा का अमल भी गैर शफाफ था, माफ़ी का अमल भी गैर शफाफ है। माफ़ी उनका हक था, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो किए बगैर जिस तेज़ रफ्तारी से सज़ा से गुजारा गया था, उसकी माफ़ी के लिए भी लंदन से वापसी जिस दिन उनकी जहाज़ में पहला कदम उन्होंने रखा था तो उन्हें पता था कि हाई कोर्ट से उनकी ज़मानतें हो जाएंगी, नैब वाले पीछे हट जाएंगे। एक उनका मामला भी 62(1)(f) का पेंडिंग है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो के तहत टेकअप कर लिया। एंड डेफिनेटली वहाँ से भी उनकी असूल यही है कि वहाँ उनकी वो जो ताहियात नहली है उसको चेंज करके उसको 5 साल किया जाए, क्योंकि टारगेट करके आपने उनको उस वक्त पॉलिटिक्स से दूर करना था, तो ये सज़ा का अमल शुरू किया था। लेकिन इस सारे अमल के अंदर एक चीज़ जो अफसोसनाक है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई नवाज़ शरीफ के साथ, लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि लॉ ऑफ द लैंड ना पहले सही तरीके से अमल हुआ, ना आज सही तरीके से उसके ऊपर अमल किया जा रहा है।